चलो ठीक है, अच्छा पहले तो ध्यान से बैठो और कॉपी पेन यूज़ नहीं करना है अभी, बस यहाँ पे फोकस होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। हो गया स्टार्ट? चलो देखिएगा फिर। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कस द टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो हेडिंग आप डाल सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे आप सोम के नाम से, शॉर्ट नेम इज सोम के नाम से जानते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही तो पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या चीज, है ना? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है? मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में आइडेंटिफाई करना कि मटेरियल आपका कितना लोड, एक्सटर्नल लोड, कितना एक्सटर्नल लोड एब्जॉर्ब कर सकता है, और उस एक्सटर्नल लोड को एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें कितना चेंजेस आता है, यानी जो चेंजेस आएगा वो क्या कहलाएगा? वो आपके इफेक्ट्स कहलाएंगे कि कितना इफेक्ट उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस रिलेशनशिप को कहेंगे आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें एक वर्ड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को कैसे पता चलेगा आपको कि ये जो आपके पास मटेरियल है हमारे लिए अच्छा है, कैपेबल है, ठीक है? तो स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? स्ट्रेंथ को हम आइडेंटिफाई करते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी से कि मटेरियल कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर सकता है, कितना रेजिस्टेंस सहन कर सकता है जब उसके ऊपर आपने कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया है। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया है, तो और इसके जैसे एक्सटर्नल फोर्स आपने इसके ऊपर अप्लाई किया है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होंगे, कुछ ना कुछ चेंज तो आएंगे। तो इन दोनों की स्टडी को ही हम क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है? इससे हमें पता चल जाएगा कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये कितना कैपेबल है इस एक्सटर्नल फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली साइंस की ही एक स्टडी है जो हमें एक रिलेशनशिप को देती है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इट्स इंटरनल इफेक्ट। इट इज द study of material which gives the relationship between forces and its effect is called strength of material। ओके, तो देखिए ये एक स्टडी है, स्टडी ऑफ साइंस, एक साइंस की स्टडी है या स्टडी ऑफ मटेरियल जो हमें बताती है, रिलेशनशिप को देती है। कौन सा रिलेशनशिप है? फोर्स और उसके क्या इफेक्ट है। अब देखिएगा, तो विच टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स किस टाइप का? ये आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, तो ये कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज अ एक्सटर्नल फोर्स। विच टाइप ऑफ फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, और ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट इस एक्सटर्नल फोर्स को आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया, तो इस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने के तुरंत बाद क्या होगा? जो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस ऑब्जेक्ट के, तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने इस एक्सटर्नल फोर्स को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद इसके अंदर कुछ चेंजेस आए, ना? जब कुछ चेंजेस आएंगे, इन चेंजेस को कहेंगे इफेक्ट। इन चेंजेस को कहेंगे इफेक्ट कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, वो इफेक्ट है, ठीक है? तो जो ये इफेक्ट है, ये कौन से इफेक्ट है? ये जो इफेक्ट होंगे डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरनल इफेक्ट होंगे। ये कौन से होंगे? इंटरनल इफेक्ट्स, है ना? जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया, तो इस ऑब्जेक्ट ने इस एक्सटर्नल फोर्स को एब्जॉर्ब किया। इस एब्जॉर्ब करने के बाद इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसने इस एक्सटर्नल फोर्स को एब्जॉर्ब करने के तुरंत बाद कुछ चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस को ही आप इफेक्ट कहोगे। बेसिकली आप जो वो इफेक्ट आएंगे वो इंटरनल इफेक्ट आएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने, जैसे कि
मान लीजिए आपको थप्पड़ मारते हैं तो ऐसे थप्पड़ लगेगा ना मुंह पे थप्पड़ कैसे लगेगा, ऐसे ही तो लगेगा। ऐसे लगने के बाद ऐसा तो नहीं है कि वो आपके चिक के ऊपर चिपक जाएगा, तो वहां पे दर्द तो होगा, है ना। तो दर्द इट मींस क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जैसे अप्लाई हुआ तो आपको दर्द हुआ, तो दर्द क्या है, वो इफेक्ट है, यानी फोर्सेस के इफेक्ट है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेसिकली आप साइंस की स्टडी करते हो, मटेरियल की साइंस किसकी है, मटेरियल की साइंस की स्टडी करते हो, जो हमें एक रिलेशनशिप को शो करती है। वो रिलेशनशिप कौन सा है, वो रिलेशनशिप है फोर्सेस और इसके इफेक्ट, और उसके क्या इफेक्ट, इनकी स्टडी को आप क्या कहोगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है। अगर आपसे कल पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ, तो जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मटेरियल आपका अच्छा है या बुरा है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करोगे अगर इस मटेरियल ने कोई रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब किया है। इट मे बी डिफाइंड एज when the material absorb external resistance, जब किसी भी मटेरियल के ऊपर when the material absorb external resistance को ऑफर करता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को एब्जॉर्ब करता है एंड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू इट, उसी से आप पता कर पाओगे कि ये आपके पास जो मटेरियल हो कितना कैपेबल है, कितना स्ट्रेंथ है इसके अंदर, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि बियर द रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस वो बियर कर सकते हैं, कितना रेजिस्टेंस वो सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपकी स्ट्रेंथ। आई थिंक आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेंथ से कैसे पता चलेगा कि भाई जो कोई भी मटेरियल है कितना लोड सहन कर सकता है, टूटने से पहले, ब्रेकडाउन होने से पहले कितना स्ट्रेंथ, वो कितना रेजिस्टेंस सहन कर सकता है, कितना एक्सटर्नल फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो उसको कहेंगे स्ट्रेंथ। नाउ मोटा मोटा सा आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमें स्टडी देते हैं किस चीज की, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ओनली रिलेशनशिप between forces and its effect, सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस और उसके इफेक्ट में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बताएगा। तो देखिए अब मूव ऑन करते हैं कंटेंट के ऊपर कि आपके पास कंटेंट क्या है। ये तो टॉपिक का नाम था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होती क्या है, ठीक है। आई थिंक आप क्लियर होगी आपको। दूसरा आपके पास कितने इसमें कंटेंट है, कुछ चैप्टर्स है, तो ये आपके पास कंटेंट की डिटेल है। फर्स्ट वन आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, नेक्स्ट है आपके पास रेजिलियंस, जिसको समटाइम्स आप कहते हो स्ट्रेन एनर्जी भी, स्ट्रेन एनर्जी। नेक्स्ट वन इज shear force and bending moment, shear force and bending moment. Next one is bending theorem, जिसे बेसिकली आप बेंडिंग स्ट्रेस भी कहते हो। नेक्स्ट वन इज और कौन सा आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेक्स्ट वन इज स्ट्रट एंड कॉलम, और लास्ट वन इज टॉर्जन। तो ये आपके पास
कुछ कंटेंट है, तो ये सारे कंटेंट हमने करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन मूव करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होती क्या है, वो सिलेबस के हिसाब से हम देख लेंगे कि हो के इसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा तो उसी टाइम देख लेंगे। तो नेक्स्ट गोइंग टू स्ट्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस? देखिए डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस होती क्या है। अब जैसे कि आपके एग्जाम्स आते हैं तो आप लोगों को क्या होता है, कुछ हेडेक होते हैं, हेडेक होते हैं ना। तो हेडेक क्या है, एक एक्सटर्नल स्ट्रेस है ना। हेडेक क्या मतलब आपके ऊपर क्या हुआ कि थोड़ा सा बर्डन सा हो गया, एक प्रेशर सा बिल्ड हो गया, एग्जाम्स का प्रेशर सा बिल्ड हो गया, तो उसी को आप कहोगे कि वो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या है, डिपेंड करती है फोर्सेस के ऊपर। और वो कौन से फोर्स हो सकते हैं, वो इंटरनल फोर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आप ना चाहते हुए भी अगर अच्छा स्टूडेंट है कोई पढ़ने वाला, तो उसको बेसिकली ये होगा, क्योंकि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो हमारे सिर में दर्द होता है। सिर में दर्द होने का मतलब क्या है, एक स्ट्रेस पड़ी हुई है कि भाई हम स्ट्रेस लेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे तभी तो कुछ बनेंगे। तो स्ट्रेस बेसिकली है क्या, इट मे बी डिफाइंड एज the ratio of internal forces, internal resistance per unit cross sectional area, per unit cross section area, cross section area is called stress. It is denoted by या represented by या expressed by sigma. सिग्मा से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, इसको कहते हैं आप सिग्मा, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा। ये एक सिंबल है स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। और ये स्ट्रेस कौन सी होती है, सिंपल स्ट्रेस होती है। एक और स्ट्रेस आप रिप्रेजेंट करोगे वो कैटेगराइज है। तो हम धीरे धीरे चलेंगे, अपने लेक्चर्स को मूव ऑन करेंगे। तो स्ट्रेस क्या है, बेसिकली स्ट्रेस एक रेशियो है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। मैथमेटिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। तो ये आपके पास स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस सिंबल इज सिग्मा, इंटरनल रेजिस्टेंस करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, क्रॉस सेक्शनल एरिया को A से। तो ये आ गया आपके पास स्ट्रेस, ठीक है सर। देखिएगा मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि ये आपने जो मैंने रिप्रेजेंट किया वो उतार रहे। मुद्दा ये है इसकी छोटी से छोटी और मोटी से मोटी बात को जानना। देखिए एक रेशियो है, इसके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस होता है ना। जो मेन कंसेप्ट है आपका क्या है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस प्रकार का रेजिस्टेंस है, वो है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस एक इंटरनल फोर्स होता है सर। इंटरनल रेजिस्टेंस एक इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स। वो कैसे बिल्ड होगा, जैसे कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया है, ये फोर्स अप्लाई किया, तो ये किस प्रकार का फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया। ये कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट है ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो सॉलिड कैसे बनते हैं,
बॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ऐसा तो नहीं है कि फोर्स इस पे चिपका रहेगा, फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स ने इस एक्सटर्नल फोर्स को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद अब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जितना फोर्स मेरे पास आया वो ट्रांसफर करते हैं पूरी बॉडी को सडनली। तो फिर ये रिएक्ट करेगी, पूरी बॉडी फिर रिएक्ट करेगी। रिएक्ट क्या है, रिएक्शन होगी इसके अंदर से, रिएक्शन क्या होगी, यानी इसमें कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, यानी कुछ चेंजेस आएंगे। तो जो ये चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही। तो जो स्ट्रेस आई है, इसके अंदर जो स्ट्रेस बिल्ड हुई है, वो स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेस है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा मुद्दा है, अगर मैं इसी चीज को एक रोड के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए आपके पास एक बार है, एक रोड है, और इस सेक्शन के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, इस सेक्शन के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, इस सेक्शन के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, मान लीजिए इधर इस सेक्शन के ऊपर आपने कोई एक फोर्स अप्लाई किया, तो जिस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया है, उस पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया लेना है डियर स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। यानी देखिएगा इस सेक्शन का एरिया क्या होगा, तो वो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एरिया होता है जिसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो अगर इसका साइड व्यू देखोगे तो साइड व्यू एक सर्कल सा आएगा, तो सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है इसका फ्रंट व्यू ले लो आप, तो फ्रंट व्यू तो ऐसे बन जाएगा एरिया, ये फ्रंट व्यू, ये क्या है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया नहीं इसमें कंसीडर किया जाएगा, ये ट्रांसवर्स एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एरिया होता है जिसके ऊपर, जिस फेस के ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, है ना, याद रहेगी बात। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ सकते हैं, जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो कोई भी आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जब आपने डेफिनेशन ये बताई इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो एक्सटर्नल की वजह से आता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एरिया होता है जिस एरिया के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो ये आपके पास क्या है, एक डेफिनेशन आती है स्ट्रेस की, इज दैट क्लियर। ये मैथमेटिकली ये एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि जो स्ट्रेस विल बी लोड अपॉन एरिया। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की क्या यूनिट रहेगी। तो देखिएगा ये लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, और मैं बता रहा हूं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक प्रकार से आपके पास फोर्स ही होती है, और जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है, फोर्स की यूनिट। तो फोर्स की यूनिट सिर्फ बच्चा जानता है, कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और एरिया की क्या यूनिट होती है, एरिया की होती है सर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस को अगर आप mm में ले लो तो mm का स्क्वायर, अगर आप कंसीडर कर रहे हो मीटर में तो मीटर का स्क्वायर, और अगर सेंटीमीटर में कंसीडर करते हो सेंटीमीटर का स्क्वायर। वो डिपेंड करते हैं आपका डिस्टेंस किसमें है ना। तो ऑटोमेटिकली अगर मैंने राइट की यूनिट फाइंड आउट कर ली, तो राइट किसके इक्विवेलेंट है, लेफ्ट के, तो ऑटोमेटिकली मेरी लेफ्ट की भी आ गई। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस, its unit is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। हाँ जी सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड पास्कल, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, लिखने के लिए सारा कुछ नहीं लिखा जाता, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देना। 1 न्यूटन मीटर
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड अ पास्कल, और इस पास्कल को आप रिप्रेजेंट करते हो PA से। अगर गलती से PA लिख दे तो वो गलती से गलत होगा, उसको ऐसे क्रॉस करो, PA आपने ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। कल वन लाइनर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो उसमें पूछेगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो तुक्के उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, पता होगा तभी तो रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड पास्कल, तो यहाँ पे पास्कल चिपका दोगे, तो ये आपका करेक्ट है। तो ये बात याद है। अगर आपकी बात याद रह जाएगी तो वेल एंड गुड, नहीं रहती तो आप इसको रिपीट करोगे तो आपको आ जाएगा। तो ये था आपके पास स्ट्रेस। तो आई थिंक हमने यहाँ तक सारा ये कंप्लीट कोर्स समझने की कोशिश की है। तो ये मेरा स्ट्रेस कंप्लीट होता है यहाँ से। नाउ मूव करते हैं इसके टाइप की तरफ। तो देखिएगा स्ट्रेस के टाइप ऑफ स्ट्रेस ध्यान से देखना है तो आपको फायदा हो जाएगा, आपको समझ आएगा। टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेसेस के कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस, नेक्स्ट वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, नेक्स्ट वन इज shear stress। देखिएगा टेंसाइल स्ट्रेस किस प्रकार का स्ट्रेस है, समझने की कोशिश करना। स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल था सिग्मा। टेंसाइल वाला है तो ये T इसके पैरों में ऐसे चिपका दीजिए, तो दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस का सिंबल है। नोटेशन जो होगी वो सिग्मा T से होगी। आपको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, तो ये भी वही होगा, बेसिकली लोड अपॉन एरिया। ये किस प्रकार का लोड होएगा, टेंसाइल वाला लोड। तो ये किस प्रकार का लोड होएगा, टेंसाइल वाला। तो बेसिकली जो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस होगी वो लोड होएगा टेंसाइल लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। इज दैट क्लियर? है ना? देखिएगा ग्राफ के अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करना। लेट अस टेक अ रोड अप्लाइड अपॉन इट अ टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड कौन सा लोड होता है, जब हम किसी चीज को पुल कर रहे होते हैं। तो ये आपका लोड है, आपने एक लोड अप्लाई किया, तो ये जो आपके पास रोड है इसको आप पुल कर रहे हो, है ना? तो पुल कर रहे हो तो ये अकॉर्डिंग टू चेंज होगी इसके, जो इस रोड की डायमेंशंस में चेंज आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, टेंसाइल लोड के अकॉर्डिंग आएगा, है ना? यानी जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो टेंसाइल लोड के अकॉर्डिंग होगा। तो कॉमन सी बात है, अगर मान लीजिए इसकी लेंथ L है और इसका डायमीटर D है, तो आफ्टर अप्लाइंग टेंसाइल लोड ऑन दिस ऑब्जेक्ट चेंजेस इन इट्स डायमेंशंस। तो जब डायमेंशंस में चेंजेस आएगा तो कैसे आएगा, तो इसकी डायमेंशंस में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा कि सर अगर आपने इसमें टेंसाइल लोड अप्लाइड किया है तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, लेंथ इंक्रीजेस एंड डायमीटर डिक्रीजेस, है ना? है ना? लेंथ अकॉर्डिंग टू फोर्सेस चेंज होगी। तो फोर्सेस कौन से, टेंसाइल लोड, तो लेंथ बढ़ेगी और डायमीटर क्या होगा, चिपकू सा हो जाएगा और सिकुड़ से जाएगा, तो डायमीटर इज डिक्रीजिंग। तो ऐसे मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। तो यह है, लेकिन इसके जो वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो यानी इसकी क्या होगी, लंबाई बढ़ जाएगी। तो लंबाई कितनी होगी, L प्लस कुछ ऐड होगी, तो कुछ ऐड हो जाएगी। मान लीजिए ये जो है इतना ऐड अप हो गया, ये जो है इतना ऐड अप हो गया, तो ये जो ऐड अप हुआ है
ये है, ठीक है। और इसकी ये वाली जो डायमेंशंस है, ये कौन से डायमेंशन है, ये डायमीटर वाली डायमेंशन है। तो अब जो डायमेंशंस होगी डायमीटर की वो कितनी होगी, ये d है तो ये कितनी होगी, d में से कुछ घट जाएगा, d में से कुछ घट जाएगा। तो कुछ कितना घटाया, डेल्टा डी। और ये डेल्टा डी कितना, एक ये छोटू सा, एक ये, इन दोनों का सम अप घटा है, इन दोनों का सम अप ये है। क्लियर है बात। कंप्रेसिव क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसमें क्या होगा, आप कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करोगे, ऐसे कंप्रेस करोगे तो C फॉर कंप्रेस ऐसे। तो डायमेंशंस में सेम चेंजेस आएगा, सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो रिजल्ट होगा वो किसके बिहाफ पे होगा, वो कंप्रेसिव लोड के बिहाफ पे होगा, है ना। तो इसमें जो स्ट्रेस आएगी, तो जो ये स्ट्रेस आएगी, ये स्ट्रेस C फॉर कंप्रेसिव। तो लोड कौन सा है, कंप्रेसिव लोड डिवाइड बाय एरिया। इट मींस जो स्ट्रेस है, आपने क्या सीखा, जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लोड के, है ना। एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी जो आपके पास जो स्ट्रेस आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोड के, यानी डिपेंड करते हैं इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर। ओके, नाउ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेस होती है, मान लीजिए आपके पास ये एक शीट है, एक शीट आपके पास ये है, दूसरी शीट आपके पास ये है। एक शीट आपके पास ये है, दूसरी शीट आपके पास ये है, ठीक है। मैंने यहां पे एक रिविट लगा लिया, एक रिविट मैंने यहां पे इंसर्ट किया, एक रिविट, ये आपकी रिविट। अगर यहां पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं यहां पे, बोथ एंड्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। दोनों की दोनों प्लेट्स के ऊपर, दोनों की दोनों शीट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता हूं, तो क्या होगा, क्या होगा, ऐसे देखने की कोशिश करना। कैसे समझाऊं, इसे काम चलेगा, आप लोग समझने की कोशिश करना ऐसे, ठीक है। ऐसे समझने की कोशिश करना। मान लीजिए दो आपके पास शीट है और ये आपके पास एक मैंने रिविट इंसर्ट किया है। मान लीजिए दो प्लेट है, यहाँ इनको, इन दो प्लेट को विद द हेल्प ऑफ रिविट, रिविट की हेल्प से मैं जोड़ रहा हूँ। या मान लीजिए मैं किसी ना एक कील से जोड़ रहा हूँ, इसके अंदर इंसर्ट कर दी, तो ये पूरी की पूरी दोनों के दोनों जाके बीच में ऐसे आ गई। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, ऊपर से भी दिख रहा है कुछ हिस्सा नीचे, यानी ये क्रॉस आ गई, ये बीच में से क्रॉस होगी। तो ये क्रॉस मैं ऐसे दिखा सकता हूँ आप लोगों को, दिख रहा होगा। अगर मैं इसको खींचूंगा, इधर से फोर्स लगाऊं, इधर से फोर्स लगाऊं, तो ये जो परपेंडिकुलर दिख रही है आपको, ये अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इट चेंज हो जाएगी। जैसे इधर से खींचूंगा और इधर से खींचूंगा तो ये टिल्ट हो जाएगी, है ना। दोनों तरफ से खींचूंगा तो ये टिल्ट हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। तो ये देखो, ये पहले परपेंडिकुलर है लेकिन टिल्ट होगी, किस एंगल से हुई है, कुछ ना कुछ एंगल से तो होगी ना। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जब मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया है तो ये क्या होगा, जब मैं इसको फोर्स अप्लाई करूंगा दोनों एंड्स के ऊपर, तो देखिएगा ये इसकी सेंटर लाइन है, ये इनकी सेंटर लाइन है। तो ये जब मैं, ये देखिए, ये मैंने इंसर्ट कर दी पूरी, ठीक है, ये रिविट इंसर्ट कर दी। जब मैं इधर से खींचूंगा तो ये वाला इसके नेचर के हिसाब से इधर जाएगा, इधर, और ये वाला जो हिस्सा है, इतना सेक्शन, ये इसके नेचर के हिसाब से, इस वाले फोर्सेस के नेचर के हिसाब से इधर टिल्ट होगा। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना, ये ऐसे होगा। यानी ये मेरे पास आनी चाहिए थी डायमेंशन ऐसे एग्जैक्ट, ये लेकिन ये ऐसे ना होके ना, पता कैसे हो जाएगी, ये थोड़ी सी फॉरवर्ड मूव कर जाएगी, फॉरवर्ड, तो ये मूव कर जाएगी ऐसे। ये सीधी होनी चाहिए थी लेकिन सीधी नहीं, ये ऐसे मूव कर गई,
और ये वाला पोर्शन ऐसे मूव कर जाएगा। ये देखिए, ये इनिशियल पोजीशन ऐसे थी, ये आप समझने की कोशिश करना, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, लेकिन ये परपेंडिकुलर ना होगी, ये थोड़ी टिल्ट होगी। तो अपने बेसिक जो नॉर्मल लाइन थी, ये लाइन थी, उसमें टिल्ट होगी अकॉर्डिंग नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स इधर लगा था तो ये वाला जो सेक्शन है फॉरवर्ड हो गया, ये इधर वाला फोर्स लगा था ये बैकवर्ड है, तो ये वाला सेक्शन इधर मूव कर गया, टिल्ट होगी ना। तो इनके बीच में अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो एक एंगल प्रोड्यूस हुआ है, इसी को कहते हैं एक्यूट एंगल, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। और ये एक्यूट एंगल किस वजह से आया है? ये शियर फोर्स की वजह से आया है। ये किस वजह से आया? शियर फोर्स। तो ये जो टेंसाइल फोर्स है, ये टेंसाइल फोर्स ना होके ना ये शियर फोर्स कहलाएगा। ये टेंसाइल फोर्स ना होके ये शियर फोर्स कहलाएगा। इज दैट क्लियर? आप लोग समझ रहे हो ना? तो जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेस है? ये स्ट्रेस शियर, तो किस वजह से है? ड्यू टू शियर लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इतनी बात आप समझ लो, ठीक है। शियर स्ट्रेस ऑलवेज अकर ड्यू टू शियर एंगल, ड्यू टू शियर फोर्स, ठीक है। जो शियर स्ट्रेस होती है हमेशा अप्लाई होती है, हमेशा एग्जिस्ट करती है शियर फोर्स की वजह से या शियर स्ट्रेस की वजह से, शियर एंगल की वजह से या शियर एंगल की वजह से, शियर एंगल की वजह से। आई थिंक आप एक बात समझ रहे होंगे, नहीं समझे तो मैं एक एग्जांपल और आपको समझने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये और इस ऑब्जेक्ट के बॉटम पार्ट को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ऊपर जो वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है मेरे पास वो क्या है? फ्री है, मैंने उसको कुछ छेड़ा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे दीवार में ना आप कील गाड़ देते हो, कील दीवार में कील गाड़ देते हो ना, और उसके ऊपर थैला डालते हो आके, कोई कुछ टांग देता है, कोई कुछ टांग देता है। तो ये कील ऐसे गड़ी थी बिल्कुल परपेंडिकुलर, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगी? वो टिल्ट हो जाते हैं, वो नीचे की तरफ झुकती है या ऊपर की तरफ झुकती है? जब उसके ऊपर आफ्टर अप्लाइंग फोर्स आप अप्लाई करते हो तो वो नीचे की तरफ झुकेगी या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ ना। अरे सेब टूटा पेड़ से तो किधर गिरेगा? नीचे ना, ग्रेविटी की वजह से नीचे तो आएगा वो। तो ऐसे ही आप समझ सकते हो कि उसके अंदर कुछ बैंड आ जाएगा, कुछ ना कुछ बैंड आ जाएगा। तो देखिएगा मैंने एक इसका जो बॉटम पार्ट है उसको फिक्स कर दिया है, और जो अपर पार्ट है वो फ्री रखा है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट बी, ओके। और मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है, यहाँ से मैंने फोर्स को अप्लाई किया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने फोर्स अप्लाई किया। ये कौन सा फोर्स है? एफ ऑफ फोर्स, एक फोर्स को अप्लाई किया, ठीक है। इसको मैं धक्का मारूंगा, धक्का मारूंगा, धक्का मारूंगा। ये मेरे पास पानी की बोतल है, मैंने ऐसे पकड़ ली, ऐसे। इस पानी की बोतल को यहाँ से मैंने फिक्स कर लिया और यहाँ से इसको पुश कर रहा हूँ, देखो। तो इसकी डायमेंशन ये पूरी वर्टिकल है, वर्टिकल है, बिल्कुल सीधी खड़ी है। इसको जैसे पुश करूंगा तो ये ऐसे टिल्ट हो रही है, ऐसे टिल्ट हो, लेकिन मेरा हाथ तो नहीं हिल रहा ना, हाथ की जगह से तो बिल्कुल स्टैटिक है। ऊपर वाला पार्ट मूव कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट मूव कर रहा है, हाँ या ना? देखो आपको दिख रहा होगा, आप ऐसे समझ सकते हो। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने क्या किया? इसको फिक्स कर दिया, ऊपर वाला पार्ट को क्या किया? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए इसकी डायमेंशंस में चेंज मिल रहा है आपको। ये बिल्कुल वर्टिकल है, लेकिन जैसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा झुक जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने इसको अपर वाले पार्ट पे फोर्स को अप्लाई किया बेटा जी, तो ये वाला जो पार्ट है कुछ मूव कर जाएगा, कुछ डिस्टेंस मूव कर जाएगा। मान लीजिए आफ्टर सम टाइम्स ए गोस टू ए डैश, ए कुछ टाइम के बाद मूव कर गया ए डैश के ऊपर। तो आपको पता है जितना डिस्टेंस इसने मूव किया उतना ही ऑटोमेटिकली बी भी मूव करेगा, हाँ ना, क्योंकि जुड़ा हुआ है। तो बी भी उतना ही डिस्टेंस मूव कर जाएगा, ए बी गोस टू बी डैश, ये यहाँ पे मूव करेगा।
अब देखिएगा ये पहले परपेंडिकुलर थी, जैसे फोर्स अप्लाई किया तो ये परपेंडिकुलर ना हो के ये ऐसे टिल्ट होगी, तो ये ऐसे टिल्ट होगी, ऐसे टिल्ट होगी, यानी ए डी जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन थी, लेकिन अब क्या होगी ए डैश डी ये इंक्लाइन लाइन होगी, और इस ए डी के साथ ए डैश डी एक एंगल के साथ टिल्ट हुई है, एंगल के साथ टिल्ट हुई है, तो ये एंगल होगा एक्यूट एंगल, दैट इज कॉल्ड फाई, इसको कहते हैं फाई। और जितना एंगल यहाँ पे बना है उतना ही एंगल ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी बनेगा। नो डियर स्टूडेंट, दोनों ही तो बराबर है, तो ये एंगल भी उतना ही बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल फाई। तो आप बात समझ रहे होंगे। तो जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया तो एक एंगल बना, इसी को कहते हैं shear एंगल, दैट इज कॉल्ड shear एंगल, shear एंगल, shear एंगल। और इस shear एंगल की वजह से ही ये जो फोर्स कहलाएगा ये shear फोर्स कहलाएगा। अब जो स्ट्रेस आपके पास आप फाइंड आउट करना चाहो तो जो shear स्ट्रेस होगी, किस प्रकार की shear स्ट्रेस डेवलप हुई है, तो ये जो डेवलप हुई है, ये जो बिल्ट हुई है इस ऑब्जेक्ट के अंदर shear स्ट्रेस वो होगी shear फोर्स की वजह से। तो shear फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस shear फोर्स को F से लिख सकते हो या PS से डिवाइड बाय एरिया, यानी जो shear स्ट्रेस है वो किस प्रकार की स्ट्रेस है, shear लोड डिवाइड बाय पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आई थिंक आप लोग ये बात समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो गधे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बेसिकली आपने क्या सीखा, स्ट्रेस में सर हमने सिर्फ मोटा मोटा सा ये कंक्लूजन सीखा कि जो स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस होती है लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल चाहते हैं सिर्फ पास हो, तो जो स्ट्रेस है मोटी मोटी सी लोड अपॉन एरिया, लेकिन मुद्दा बहुत है, इसी लेक्चर्स को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेस अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है। तो लोड क्या होता है, एक प्रकार से फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो। तो स्ट्रेस लोड पर यूनिट एरिया, तो आप ये मोटी मोटी सी बात याद रखें, क्लियर है। आगे मूव करते हैं स्ट्रेन, इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है स्ट्रेन। तो देखिएगा स्ट्रेन है क्या, इट इज अ स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली डिपेंड करती है, जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, उस ऑब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। उन इफेक्ट्स की वजह से ही जो मोटी मोटी सी जो चीज हमारे पास निकल के आई है उसको स्ट्रेन कहते हैं। यानी स्ट्रेन ऑटोमेटिकली डिपेंड करती है चेंज इन डायमेंशंस के ऊपर, ओके। और वो चेंज इन डायमेंशंस किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से, है ना। तो यानी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या बात कर रहे हैं, फोर्स और उसके इफेक्ट, ठीक है, फोर्स और उसके इफेक्ट ही तो देख रहे हैं। तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एक रेशियो है किसके बीच में, चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ change in dimension to the original dimension. Original dimension is called strain. स्ट्रेन को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस किया जाता है, इट इज एक्सप्रेस्ड या डिनोटेड बाय
एप्सिलॉन बाय दिस नोटेशन दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन, इसको कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। इस नोटेशन से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ये एक सिंबल है। तो मैथमेटिकली स्ट्रेन हुई क्या, यानी जो कंसेप्ट आपका फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अराइज फॉर यू, हाउ मेनी टाइप ऑफ डायमेंशंस एग्जिस्ट, कितने टाइप के डायमेंशंस होती है, बताइएगा, बताओ कितनी डायमेंशंस होती है। डायमेंशंस सर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू हाइट हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ हो सकती है। तो सर ये सारी क्या है, डायमेंशंस है, किसी ऑब्जेक्ट से क्या है, ये डायमेंशंस है। तो बेसिकली जो स्ट्रेन है वो चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन डायमेंशन से। ये जो डेल्टा है वो चेंज को कहता है डी को डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इज दैट क्लियर, है ना? अरे यस और नो कुछ तो बोल दिया करो। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मोहित ये बता इसकी यूनिट क्या है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, तो मोहित कहेगा सर ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये राइट, ये लेफ्ट। अगर मैं किसी तरह से इसकी निकाल लूं तो ये इक्विवेलेंट है इसके, तो मैं इसकी निकाल लेता हूं, तो ये चेंज इन डायमेंशंस है। अगर मैं ध्यान दीजिएगा, अगर मैं निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस, तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हाइट, तो ये हो जाएगा। हर एक कैटेगराइज में डायमेंशंस लेंथ के फॉर्म में भी हो सकती है, ब्रेथ के फॉर्म में भी हो सकती है। देखिए चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, जब मैं कंसीडर कर रहा हूं लेंथ की फॉर्म में तो ये चेंज इन लेंथ है डिवाइड बाय ओरिजिनल, कंसीडर कर रहा हूं ब्रेथ की फॉर्म में तो चेंज इन ब्रेथ डिवाइड बाय ओरिजिनल। अब तो सुनो, देखिएगा लेंथ तो किस में मेजर करते हैं, चेंज इन लेंथ। सर मैं मेजर कर रहा हूं मीटर में, तो ये भी तो एक लेंथ ही है, ये भी किस में मेजर होगी, मीटर में, और मीटर डिवाइड बाय मीटर से कट जाता है, तो इसकी कोई यूनिट मिली नहीं सर, नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। इधर देख लीजिए, इसको किसने मेजर किया, इसको भी मीटर में, इसको किस में, मीटर में, इट हैज नो यूनिट, नो यूनिट सर, नो यूनिट। इसको किस में मेजर किया, मान लीजिए सेंटीमीटर में, इसको किस में मेजर किया, इसको भी सेंटीमीटर में, तो ये भी नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, इट हैज यूनिट, नो यूनिट। इसको किस में मेजर किया, मान लीजिए इसको चेंजिंग डेप्थ को सेंटीमीटर में मेजर किया, ओरिजिनल डेप्थ को मीटर में मेजर किया, तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये सेंटीमीटर डिवाइड बाय मीटर है, तो एक मीटर में कितने होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कितने हो गया, 1/100। तो यूनिट तो कुछ नहीं है ना, यूनिट तो नो यूनिट हुई, यूनिट तो नहीं है ना कुछ, तो इट हैज नो यूनिट। ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है बेटा जी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी, इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तोते उड़ जाएंगे तोते,
पेपर में जब आएगा ना तो तोते उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं होगा। याद रखना, फायदा हो जाएगा। तो ये इसकी सारी यूनिट्स है। नाउ इट्स टाइप ऑफ स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन मैं यही पे करा देता हूं, टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो टाइप ऑफ स्ट्रेन में कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। सेकेंड वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेन, नेक्स्ट वन इज shear strain, next one is volumetric strain, volumetric strain। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेन का सिंबल एप्सिलॉन, टेंसाइल है तो T। तो इस नोटेशन से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रेन सिंबल इज एप्सिलॉन, टेंसाइल फॉर T। तो इस सिंबल से, इस नोटेशन से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही इसे कंप्रेसिव, ऐसे ही इसे शियर, ऐसे ही इसे वॉल्यूमेट्रिक। तो देखिएगा, टेंसाइल के केस में चेंज इन लेंथ अपॉन पोर्शनल लेंथ, कंप्रेसिव के केस में किसमें कंप्रेस होएगा? कंप्रेस होएगा तो लेंथ डिक्रीज और डायमीटर इंक्रीजेस। तो किसके? डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। शेयर में कैसे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? अब यहाँ पे मूव हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इस पार्ट को मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया, इसको फ्री रखा है। तो यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है। तो इसमें क्या है, कितना चेंज आया है? अब देखिएगा ध्यान से, ये जो लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ए डी लाइन की गई, ए और डी। और जब इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, तो ए मूव्स टू ए डैश, ए मूव्स टू ए डैश। तो ये ऐसे टिल्ट होगी। अब आप देखिएगा, जब ये यहाँ पे टिल्ट हो गए, ऐसे चली गई, तो आप ये बता सकते हो सर, ये मान लीजिए आपके पास थी 4, जो ये हाइट थी ये 4 यूनिट थी। तो अब ये 4 है और ये कितनी होगी फिर? ये कितनी होगी? अरे 4 से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। ये 4 से तो ज्यादा ही होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई। तो ये क्या है? हाइपोटेनियस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। मान लीजिए 3 है, तो ये कितनी होगी? ये कितनी होगी जो टिल्ट होके आई है? तो यहाँ पे ए डी इनिशियल पोजीशन थी जो वर्टिकल थी, ऐसे ही था ना। ये मैंने ये पोर्शन उठा लिया यहाँ पे, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन उठा के यहाँ पे स्विच कर दिया। तो यहाँ पे मान लीजिए 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो ये कितनी यूनिट होगी? ये 5 यूनिट होगी। पाइथागोरस आप अप्लाई कर दोगे तो ये 5 यूनिट होगी। तो बेसिकली हमारे पास इनिशियल कितनी थी? AD। इनिशियल कितनी थी? AD, जो 4 थी। अब A डैश D कितनी होगी? सर 5 होगी। कितना चेंज है यार? सर फाइनल में से इनिशियल घटा दीजिए तो चेंज आपको मिल जाएगा। कितने का चेंज आएगा? कितना? 1 यूनिट का। तो वो यहाँ पे डिवाइड बाय यानी 1/4 ऐसे। अब जो शियर है विद द हेल्प ऑफ एंगल होती है, वो तो है या ना? जो शियर होता है विद द हेल्प ऑफ एंगल होता है, और वो एंगल है पाई। तो जब आप निकालते हो इन केस ऑफ शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेन, तो विद द हेल्प ऑफ शियर एंगल की वजह से, शियर एंगल की वजह से निकालते हो, तो शियर एंगल की वजह से ज्योमेट्री अप्लाई होती है वहां पे। तो ज्योमेट्री का टेंजेंट फाई, ज्योमेट्री में जो टेंजेंट फाई होता है, ये फाई है ना, कहां गया? ये रहा फाई। ये फाई, इसकी वजह से निकालते हो तो ये टेंजेंट फाई होता है, टेंजेंट फाई। और टेंजेंट फाई यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है, क्या होती है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, या साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। इज दैट क्लियर? तो ये होती है आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? सर एक्यूट एंगल के सामने की जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर 3, दैट इज अ बेस।
4, तो कितना हो गया टेंजेंट 5 3rd 4th, तो हमें तो 5 निकालना है, तो टेंजेंट रिवर्स 3/4, तो यहां से आपके पास ये एंगल आ जाएगा। ये दूसरी फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होती है, हमेशा जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है वो साइन थीटा की फॉर्म में आती है, साइन थीटा। और ये कौन सा साइन थीटा होता है, जो आपने ये हाइपोटेन्यूज लगा रखा है, 5 ऑफ साइन थीटा, थीटा क्या है 5, ये कितना आएगा 5 cos 5, तो ये आएगा आपके पास। जैसे वैल्यू पुट करोगे टेंजेंट 5 की, तो 5 sin 5 अपॉन 5 cos 5, तो 5 sin 5 कट गया, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ये टर्म होती है। तो ये तो ज्योमेट्री के छोटे छोटे लेकिन मोटे रूल है, वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं वॉल्यूमेट्रिक। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है उसकी नोटेशन है ये, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे होगी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है छोटू सा, आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस, कितने फेस है इसके, कितने फेस है 6 फेस है ना, हर एक 6 फेसेस के ऊपर क्या आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, हर एक 6 फेसेस के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये सिकुड़ेगा या मुकड़ेगा, सिकुड़ेगा ना, जब इसको आप कंप्रेस करोगे तो ये सिकुड़ जाएगा। मान लीजिए इनिशियल जो पोजीशन थी इसकी, इनिशियल पोजीशन थी यानी इनिशियल वॉल्यूम था इसका कितना था, मान लीजिए 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, लेकिन जैसे इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया तो इसका जो कंप्रेसिव वॉल्यूम आ गया, मान लीजिए वो 4.5 आ गया, 4.5 यूनिट, तो कितना चेंज देखने को मिला भाई, 5 में से 4.5 कितना चेंज देखने को मिला, तो ये चेंज देखने को मिला सर इतना 0.5 यूनिट, तो कितना चेंज देखने को मिला 0.5 यूनिट, बट ओरिजिनल यूनिट कितना है, वो 5 यूनिट है, 5 यूनिट, तो यूनिट से यूनिट कर जाएगा, यूनिट इन द सेंस ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, एमएम क्यूब, वॉल्यूम किस में मेजर करते हो, क्यूब ऑफ डिस्टेंस, क्यूब ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे आपके पास मैंने काट दिया वो, बस ये तो फिर बाकी वो कहानी है भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड का। तो यानी बेसिकली आप ये कह सकते हो वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होती है वो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम होती है। तो ये था आपके पास फर्स्ट चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की मोटी मोटी सी कंसेप्ट थे, मोटे मोटे से जो आपको आने चाहिए। आगे मूव ऑन करते हैं कि ये आए कहां से, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का लेक्चर हो, उसके बाद आपको नौकरी करनी है। देखिएगा, एक साइंटिस्ट है सर रॉबर्ट सुक। सर रॉबर्ट सुक ने करीब 5 साल इनके ऊपर लगाए और एनालाइज किया इनको एक फंडामेंटल कंसेप्ट में पिरोने के लिए। जैसे कहते हैं ना, ये बिखरे पड़े हैं, इनको एक जगह एस्टैब्लिश करना है, एक जगह इनको पिरो के रखना है ताकि ये फायदा दे। तो ऐसे ही सर रॉबर्ट सुक थे, उन्होंने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के रिलेशंस को बताने की कोशिश की है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का क्या रिलेशन है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में आप जितना मर्जी इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। हुक्स लॉ, हमेशा जब भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात हो रही होगी तो हुक्स लॉ सबसे आगे खड़ा होगा। क्या? हुक्स लॉ सबसे आगे खड़ा होगा। तो हुक्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसका पूरा नाम है सर रॉबर्ट सुक। सर रॉबर्ट सुक, ये सर रॉबर्ट सुक से 1665 टू 1669 तक, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है लेकिन मोटी मोटी सी है कि 1665 से लेकर 1669 तक कुछ ऐसे इन्होंने स्टडी की थी इसके ऊपर। तो वो हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि इस लॉ में होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
is directly proportional to strain directly proportional to strain up to the elastic limit. Stress is directly proportional to strain up to the elastic limit. तो हुक्स लॉ में एक स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट क्या कहती है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट अप टू द इलास्टिक लिमिट तक ही स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगी। अप टू द इलास्टिक लिमिट तक, अप टू द इलास्टिक लिमिट, एक इलास्टिक लिमिट तक ऐसा चलेगा कि जो स्ट्रेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगी। यानी मैथमेटिकली हमने इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन है आपका मैथमेटिकली कंसेप्ट के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली या फंडामेंटली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू द इलास्टिक लिमिट। एक अप्रोच है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक ऐसा रहेगा। चलो हम तो इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा ड्राइव करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है सर लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और विच टाइप ऑफ लोड? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल फोर्स, इंटरनल लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, यानी आप ऐसा कहना चाह रहे हो सर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ जी, मैं सही बता रहा हूँ। जो स्ट्रेस होगी सिंबल इज सिग्मा, स्ट्रेन सिंबल इज एप्सिलॉन। तो स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस होता है लोड। कौन सा लोड? इंटरनल लोड, इंटरनल फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेन किस टाइप की स्ट्रेन होगी? चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अगर आप डायमेंशन कंसीडर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू लेंथ तो यहाँ पे L आ जाएगा। अगर आप कंसीडर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ तो D आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ कर रहे हो तो B आ जाएगा। तो हम लेंथ के विद रिस्पेक्ट में करने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो हमें पता है कि एक कांस्टेंट टर्म आती है। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं कांस्टेंट टर्म आती है और ये कांस्टेंट मटेरियल की खुद की कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, खुद कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। उसे कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। E इज अ कांस्टेंट टर्म, E इज अ कांस्टेंट टर्म इनटू डेल्टा L डिवाइड बाय L। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कोई एक टर्म निकालना चाहूँ तो दूसरी टर्म क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि कितना चेंज आया इस पूरी बॉडी के अंदर, कितना चेंज मेरे को देखने को मिला, कितना चेंज मुझे देखने को मिला, तो उस चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा L से। वो कैसे पता चला? क्योंकि नेचर ऑफ फोर्स क्या है? टेंसाइल। तो लेंथ बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ी, तो वो मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो इस रिलेशन से मैं निकाल सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए PL अपॉन AE, PL अपॉन AE है ना। ये P बाय A, L बाय E, तो PL अपॉन AE। इसी को क्या करते हो? इसी को सर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। कैसे? ऐसे कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। हाँ जी सर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। E क्या है? E इज अ इलास्टिक कांस्टेंट, E इज अ इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ध्यान से देखते रहिए, आपको सब मिलेगा। चेंज इन लेंथ निकालना है तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, P by A दैट इज स्ट्रेस, L क्या है? एक लंबाई है दैट इज अ लेंथ, E क्या है? एक इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको आप कहते हो इलास्टिक कांस्टेंट, जिसे आप कहते हो इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट जिसे आप कहते हो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आया मुद्दा इलास्टिसिटी, E फॉर इलास्टिसिटी, E फॉर इलास्टिसिटी, E फॉर इलास्टिसिटी। तो यहां पे इस E को क्या कहोगे? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तो ये कौन सी इलास्टिसिटी है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट ही प्रॉपर्टी होगी। तो यहां से आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। बात आपको समझ आ रही होगी, बात आपको समझ आ रही होगी। अगर मैं कल कहूं कि इस रिलेशन से आप ये निकालो से ये, हाँ सर निकाल लेते हैं, E इज इक्वल टू P बाई A, और ये क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो जाएगी, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहाँ से कर L बाई चेंज है ना? तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P बाई A दैट इज द स्ट्रेस, डेल्टा L इसको यहां से उठाओ और नीचे प्लेस कर दो, एक कोई तो बात है। तो ये क्या है? दैट इज अ स्ट्रेन, दैट इज अ स्ट्रेन, दैट इज अ स्ट्रेस, ये होगी स्ट्रेन। तो इलास्टिसिटी क्या होगी? देयरफॉर इलास्टिसिटी बिकम्स स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। तो ये होगी आपके पास इलास्टिसिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी? अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होगी? अरे सर राइट साइड में जो यूनिट है वही लेफ्ट के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली इलास्टिसिटी की यूनिट वही होगी जो राइट की है। तो राइट की क्या है? अभी अभी पढ़े ना, स्ट्रेस की क्या यूनिट होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली जो इलास्टिसिटी की यूनिट होती है वो वही होगी जो यूनिट स्ट्रेस की है। इज दैट क्लियर? है ना? समझ रहे हो बात? अगर बात समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो फिर आप फिजिकली बैठे, मेंटली तो आप कहीं हो रही हो। अच्छा, तो हुक्स लॉ क्या कहते हैं? हुक्स लॉ इस रिलेशनशिप को शो करते हैं। अब देखिएगा, ये तो था ड्राइव करके मैंने आपको रिप्रेजेंट किया। अब यहां पे इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए। इसके बाद क्या हुआ उसको मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये ग्राफ है, ये किसके बीच में ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ये ग्राफ है, ये एक ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, क्योंकि बेसिकली मुद्दा क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन को दिखाने की कोशिश की है। रिलेशन क्या है? दोनों एक दूसरे के बराबर है। मैं बढ़ूंगा तो चल तू भी बढ़, मैं घटूंगा तो तू भी घटेगा। तू कौन सा दूर रहेगा? तू भी तो घटेगा ही घटेगा। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अब देखिएगा, लेकिन हुक्स भाई साहब भी एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को लो दिया है, इस चीज का नाम लो दिया है। तो वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि जो स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी, लेकिन अप टू द इलास्टिक लिमिट तक ही होगी। तो वो कैसे? वो ऐसे, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये स्ट्रेन की लाइन है और ये स्ट्रेस की। देखिएगा,
यहां से मैं एक लाइन इंडिकेट कर रहा हूं, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेस बढ़ी है, देखिए स्ट्रेस बढ़ी है तो स्ट्रेन भी बढ़ी है, स्ट्रेस बढ़ी है तो स्ट्रेन भी बढ़ी है, स्ट्रेस बढ़ी है तो स्ट्रेन भी बढ़ी है। तो यानी यहां तक तो ये बात कंप्लीट हो गई है, यहां तक कंप्लीट हो गई, यहां तक स्ट्रेस बढ़ी है तो स्ट्रेन भी बढ़ी है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। यानी अगर मैं इसको इनिशियल पॉइंट मान लूं, ये इनिशियल कोड 0, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और गो टू ए पॉइंट तक गया, तो इसको पता क्या कहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 101% पेपर में आता है, इसके बिना कभी पेपर नहीं बनता। तो ए ओ, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये होती है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैंने यहां पे लिख दूं प्रोपोर्शनैलिटी, लिख दूं सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी ए से लेके 0 तक तो ये प्रोपोर्शनल रहेगी, मैं बढ़ा तो भी बढ़, साथ साथ चलेंगे। नेक्स्ट, जैसे ही प्रोपोर्शनल लिमिट को क्रॉस करती है, जैसे ही प्रोपोर्शनल लिमिट को क्रॉस करती है तो ये पहुंच जाती है भाई साहब पॉइंट बी के पर, पॉइंट बी के पर। आप इस टाइम इसको यहीं पे होल्ड करके रखो और मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, पहले एक कंसेप्ट बताता हूं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो ये कैसे हो गया, फोर्स लगाने के बाद इसकी ओरिजिनल डायमेंशन ऐसे आ गई, ये ऐसे आ गई इसकी ओरिजिनल डायमेंशन, यानी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और डेप्थ घट जाएगी, और फोर्स लगाया और लंबाई बढ़ गई, यहां से यहां तक होगी, यानी ये घटता जाएगा, फिर यहां से यहां तक आ गई, ये घट गया, और ये बढ़ता जाएगा, पहले यहां तक था फिर यहां तक हो गया, फिर यहां तक हो गया। तो देखिएगा लेंथ में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है व्हेन इंक्रीजेस द फोर्सेस। जैसे आप फोर्स को इंक्रीज करते हो तो लंबाई बढ़ रही है और डायमीटर घट रहा है, पहले यहां पे था देखिएगा, फिर यहां पे हुआ, फिर यहां पे हुआ। कुछ टाइम बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा, मैं इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा, ऐसा देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो ये क्या है, बीच में से ब्रेक होने की कगार पे होगी, जैसे आप इसकी वो फोर्सेस को इंक्रीज करोगे तो ये बीच में से ब्रेक होने की कोशिश करेगी। भाई कितना ये मटेरियल कितना लोड एब्जॉर्ब कर पा रहा है, कितना एग्जिस्ट कर पा रहा है, रेजिस्टेंस को कितना ऑफर कर पा रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। स्ट्रेंथ तो भाई साहब की 50 लगा रहे हैं आप, पता नहीं कितना कितना फोर्स, तो क्या ही करेगा। अगर मैं ये इसको इस्तेमाल करूं, कुछ भी नहीं हो रहा, देगा हथौड़ा मारूं, टूटेगा नहीं टूटेगा, तो समझने की कोशिश करना। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल इरेजर रबड़ है, रबड़ आप खींचते हो ना ऐसे, फिर छोड़ते हो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आती है, आ जाती है ना, खींचते हो फिर से आ जाती है, खींचते हो फिर से आ जाती है, खींचते हो फिर से। अगर ये रिपीटेड होता रहे, रिपीटेड आपने फोर्स लगाया 5 छोड़ दिया, फिर 6 लगा दिया, फिर छोड़ दिया, फिर 7 लगाया, फिर छोड़ दिया, तो बार बार फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, जैसे आपने फोर्स को रिमूव किया। आपने 5 की जगह 15 लगा दिया तो वो ज्यादा स्ट्रेच आउट हो जाएगी। जब उसको आप रिमूव करोगे तो इट डजंट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, तो ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आ पाएगी वो। मान लो उसकी लंबाई थी 10, तो वो 10 में थोड़ा सा एक्ससीड कर जाएगी, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगी, थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी। पहले थी 10 लेकिन 10 से
टूट जाता हूँ, चाहे 10.5 हो, 10.1 हो, थोड़ा सा बढ़ जाएगी। यानी यही मैं प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर, कि जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया इससे ज्यादा तो ये पॉइंट बी के ऊपर जंप कर जाएगी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, अपनी इलास्टिसिटी पे आ जाएगी। जैसे आप फोर्स को हटाओगे वापस से यहीं पे आ जाएगी, वापस से यहीं पे। यानी पॉइंट बी, कौन सा बी पॉइंट है, वो एक इलास्टिक पॉइंट है। तो इलास्टिक पॉइंट ऐसे, जैसे थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो ये जंप कर जाएगा प्लास्टिक में। आपने फोर्स बढ़ाई जा रहे तो मैं क्या ही करूंगी, वापस नहीं आ रही, पहले 10 थी लेकिन वापस नहीं आई, यानी वो प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट होगी। 10 यूनिट थी लेकिन 10 में थोड़ा ऐड अप हो गया, तो वो इलास्टिक यूनिट वो प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट होगी। तो इसको मान लीजिए पॉइंट सी है। फिर और जैसे फोर्स लगाया तो मान लीजिए ये आपका डी पॉइंट आ गया, ऐसी फोर्स लगाया आपने, पता नहीं कौन से फोर्स लगाई जा रहे हैं, आपको बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाता है, ये ई आ गया, ये ऐसे। और फिर क्या ही करेगा, मैं कितना सहन अब्सॉर्ब कर पाऊं, कितना, मेरी भी कोई लिमिट होगी, मैं टूट जाऊंगी, ये ब्रेक डाउन होगी, मैं टूट गई। जैसे आपने फोर्स अप्लाई करते ही जा रहे हो, बढ़ाई जा रहे हो, तो नो डाउट कभी ना कभी तो ब्रेक डाउन आएगा, कभी ना कभी तो वो ब्रेक होगी, तो ब्रेक हो जाती है। तो देखिएगा ए ओ प्रोपोर्शनल लिमिट, ए से बी तक है इलास्टिक लिमिट, बी से सी तक प्लास्टिक लिमिट, ये प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब नहीं है वापस से अपनी ओरिजिनल शेप पे आई, फोर्स आप हटा दियो फिर भी आ जाएगी, क्यों, इतनी ज्यादा स्ट्रेच कर दिया आपने, इतना ज्यादा खींच दिया, फिर लंबाई तो बढ़ेगी, तो बढ़ेगी। ये पॉइंट के बाद आपने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, इसको कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट, आफ्टर अल्टीमेट स्ट्रेस बिल्ट इन इट। अगर अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंच गई तो भाई ब्रेक है। अब तो छोटा सा झुटको सा लगाओ, थोड़ा सा ही जैसी फोर्स आप इंक्रीज करोगे वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो वो टूट जाएगी। देखिए ये टूट गई। और जब कोई चीज टूटती है, ब्रेक होती है, आपको थोड़ी पता इंटरेस्ट में जाएगी, क्यों, इसमें बुराई है, बुराई तो नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है वो टूटती, तो वो जा रही है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने की कोशिश की, आप समझने की कोशिश करना ये ग्राफ के अकॉर्डिंग। यानी ए से लेके 0 तक, यानी 0 से लेके O तक, ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की स्टेटमेंट को फॉलो करता है। लेकिन आगे तो फोर्स अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप आगे फोर्स अप्लाई करते हो तो कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। और डियर स्टूडेंट, पॉइंट सी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। ये यील्ड पॉइंट होते हैं, यील्डिंग स्टेट में रहते हैं, ये यील्ड पॉइंट होते हैं, बाय आई ई एल डी, यील्ड, ये भी यील्ड पॉइंट है, बाय आई ई एल डी, ये भी यील्ड पॉइंट है। इसको कहते हैं अपर यील्डिंग पॉइंट, अपर यील्डिंग पॉइंट, और ये है लोअर यील्डिंग पॉइंट। लोअर, ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं लोअर यील्डिंग पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास हुक्स लॉ, बेसिकली हुक्स लॉ में आपके पास जो आएगा इससे ज्यादा नहीं आएगा, ये इनफ है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा। अब एक टॉपिक और है इसी के पैरेलल में, अगर इसको कराया तो वो करना जरूरी है। अब वो रिलेशनशिप है इनका प्रोपोर्शनैलिटी का, तो वो रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट। देखिएगा, आप घूर घूर के देखते रहो, बस हो क्या रहा। अब तो सारी क्लासेस ऐसे ही चलेंगी। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कल हम करेंगे इसी के न्यूमेरिकल। तो रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटीज के बीच में जो रिलेशंस है उनको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनसे पहले एक मुद्दा ये है, एक छोटा सा टॉपिक है वो और कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इंक्लूड है वहां पर, इस
टॉपिक में जो पढ़ाने जाता है उसमें इंक्लूड है, तो क्यों ना पहले मैं इसको इसी को कर लूं। तो वो है पॉइजन रेशियो, पॉइजंस रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, पॉइजन रेशियो को आप इंडिकेट करते हो म्यू से, म्यू या 1/m से, मर्जी आपको। पॉइजन रेशियो एक्चुअली में कौन सा रेशियो होती है? ये रेशियो होती है लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कौन सी होती है? लीनियर स्ट्रेन होती है, लीनियर स्ट्रेन होती है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? रिप्रेजेंट करेंगे सर ऐसे। कैसे? ऐसे, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। तो लेटरल स्ट्रेन आएगी, स्ट्रेन नोटेशन इज एप्सिलॉन, लेटरल है तो यहां पे आप डी लगा दीजिए, डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल है स्ट्रेन तो एल लगा दीजिए। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन यानी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है। तो आई थिंक आप बात को समझ जाओगे। देखिएगा, चलो मैं थोड़े सा और बताता हूँ। जैसे ये एक आपको बात हजम नहीं हुई होगी, आपने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे भी एक फोर्स अप्लाई किया, तो कॉमन सी बात है जब आपने फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वहां पे स्ट्रेस भी इंड्यूस होगी। अगर स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है तो सर स्ट्रेन भी होगी। हुक्स हमारे साथ ही बता के चले गए, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ तो स्ट्रेस भी होगी, स्ट्रेस होगी तो स्ट्रेन भी होगी, है ना। अब देखिएगा मजे की बात, जैसे आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसकी लंबाई बढ़ेगी, और डायमीटर घटेगा। ये डायमीटर पहले था कैपिटल डी, अब हो गया स्मॉल डी। ये इसकी लंबाई है एल जो पहले थी, अब कितनी होगी? एल प्लस होगी, कुछ प्लस ऐड हुई है, सब कुछ ऐड, कितनी? और ये डेल्टा एल। यहां पे क्या चेंज देखने को मिला? ये चेंज कितना आया सर? ये चेंज आया सर डी वाला। और ये एक्चुअल में कितना चेंज है? ये जो डी है इस कैपिटल डी में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो ये डी देखने को मिला, है ना? हाँ या ना? अगर मैं कहूं कि ये कितना चेंज आया देखने को, तो सर मेरे को तो आता है कैपिटल डी में से स्मॉल डी घटा दूंगा तो कितना चेंज आया ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना? है ना? ओके। तो विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो लेटरल स्ट्रेन होगी विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। ये बात याद रखना, फायदा हो जाएगा। क्या फायदा? ट्रांसवर्स विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो लेटरल स्ट्रेन होगी। कल क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल स्ट्रेन, तो उत्ते उड़ जाएंगे, पता होना चाहिए। तो ये डायमीटर। लॉन्गिट्यूडिनल विद रिस्पेक्ट टू लंबाई, इसको कहते हैं लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो क्या है? पॉइजन रेशियो मोटा मोटा सा ये है, पॉइजन रेशियो लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड द पॉइजन रेशियो। समटाइम्स लोग इसको 1/m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा, मेरा कोर्स टॉपिक था ये, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन, गिव द रिलेशनशिप between stress, नहीं सॉरी, E, G, K एंड म्यू, इनके बीच में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? तो इनके बीच में एक रिलेशन है, मोटा मोटा सा रिलेशन है, वो आप समझने की कोशिश करना। आप इसको याद ही रखना तो फायदा हो जाएगा आप लोगों को। क्या फायदा? फायदे के लिए तो आज तो आप लोग यहाँ, नहीं तो कौन टाइम खराब कर रहा है आज के टाइम में?
ई बराबर होता है 2g 1 प्लस म्यू, 3k 1 माइनस 2 म्यू, 9kg डिवाइड बाय 3k प्लस g। तो ये रिलेशन है। इस रिलेशन को आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? ऐसे 2g 1 प्लस म्यू को रिप्लेस कर सकते हैं 1/m से। तो घबराने की जरूरत नहीं होती। कभी अब घबरा के रायते की तरह फैल जो हैं, ऐसे नहीं फैलना। तो 1 के 1 2/m, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन है इसके साथ, यानी ई इसके भी बराबर होता है, ई इसके भी बराबर होता है, ई इसके भी बराबर होता है। क्वेश्चन कैसा है सर? हम तो क्वेश्चन के हिसाब से बताओ, क्यों? हम तो छोटी है, छोटी बुद्धि, छोटा ही दिमाग। अब एक बात और, अगर मैं यहां से आपसे पूछूं व्हाट इज द रेंज ऑफ पॉइजन रेशो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो, अगर मैं यहां पे लिख दूं ए बी सी डी इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, नहीं ऐसे लिख दूं ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 बोथ ए एंड सी, ऐसे लिख दूं, ए को लिख दूं बोथ ए एंड बी, ऐसे लिख दूं। तो क्या होगी इसकी वैल्यू? देखिएगा, आप छोटे हो तो मैं आपको जल्दी से बता ही देता हूँ। इसको याद रखना आपने कि जो म्यू की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी 1 और ग्रेटर देन होगी 0। जो म्यू की वैल्यू होगी, म्यू की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, यानी म्यू की जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली 0 से लेके 1 के बीच में होगी। वो कैसे? अरे बेटे डायमीटर छुटकू है, ये मुटकू है, ये छोटा, ये बड़ा। जब किसी छोटे को किसी बड़े से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज लेस देन 1। किसी छोटे को किसी बड़े से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज लेस देन 1। किसी छोटे को किसी बड़े से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज लेस देन 1। और ये वैल्यूज डिपेंड करती है अलग अलग फॉर अलग अलग मटेरियल, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती हैं ये। देखिएगा, ग्लास के लिए जो ये वैल्यू होती है, ग्लास के लिए 1 होती है। क्यों? ग्लास के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तितर बितर हो जाता है एकदम से, ना उसकी लंबाई बढ़ने की ना चौड़ाई घटने की, कुछ नहीं होता है, टूट जाएगा। तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो कट जाएगा 1, इसलिए। तो सबके लिए अलग अलग होगी, मैं बताऊंगा वो भी। पहले यहाँ पे आना, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन E and G, what is the ratio between E and G when E is equal to 200 gigapascal, 200 gigapascal, G 150 gigapascal and mu is equal to 0.25। बताइए E एंड G के बीच में क्या रेशियो है? तो रेशियो तो सर E एंड G आप ऐसे पूछना चाह रहे हो, E बटे G ये पूछना चाह रहे हो, तो हम तो बता दें ये एक्सप्रेशन, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड, E बटे G। हाँ जी सर, यहाँ पे 2, तो ये E बटे G किसके इक्वल हो जाएगा? 2 डिवाइड, अरे नहीं ये तो मैंने लेनी ही नहीं थी, ये वैल्यू नहीं लेनी, ये वैल्यू नहीं लेगा वो, मैं अभी यार दिमाग खराब कर दिया। ये लेगा, यही तो बताया मैंने अभी,
1 प्लस म्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू है 0.25। तो 0.25 जब एक में ऐड करें 3 कितना होगा? सवा 1.25, और 1.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 2.5, है ना? तो 2.5 आ जाएगा ना, तो आएगा 2 इंटू 1.25, और 1.25 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 को ऐसे लिखते हैं। अब इस 2.5 को ऐसे भी तो लिखते हैं सर, डिवाइड बाय 10, 5 2 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा? ये भी 2.5 टाइम जाएगा, तो वही तो 2.5 है ये। तो रेशो कितनी आई? तो रेशो आई इसकी 5/2 की रेशो। इज दैट क्लियर? ऐसे या ऐसे पूछ लेगा g/e की बताओ, g/e की, तो g/e की क्या है? 2/5। अरे सर हम तो मास्टर है, बता देंगे, पट्टे चलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डियर स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक, और फर्स्ट वन इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो आप इसको देखते रहिए।